MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहे थे और ये इसका वीडियो नंबर दूसरा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि इनसे अक्सर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो धारा 7 के विषय में बात करें, धारा 7 में बताया गया कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु और परिणाम है। अर्थात धारा 7 में बताया गया है प्रसंग के बारे में, हेतु के बारे में और परिणाम के बारे में। प्रसंग का मतलब होता है अवसर या मौका, हेतु का मतलब होता है कारण और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। अर्थात इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है OCR मतलब ओकेजन, काउज और रिजल्ट। मैंने विस्तार से पिछला वीडियो में समझा दिया है। धारा 8 में बताया गया है हेतु, तैयारी, पूर्व का या पश्चात का आचरण। अर्थात मोटिव, तैयारी के बारे में बताया गया, पूर्व या पश्चात का आचरण के बारे में भी बताया गया है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धारा 9 के बारे में। हम लोग अच्छे समझेंगे धारा 9 क्या है। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए जो आवश्यक तत्व है उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले धारा 9 में जो ये तथ्य लिखे गए हैं इनको आप लोग याद रखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि इसका डिट्टो ही प्रश्न पूछा जाता है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि समय की परिभाषा किस में है, तो धारा 9 में। स्थान की परिभाषा किस में है, धारा 9 में। स्पष्टीकरण की व्याख्या किस में की गई, धारा 9 में। डिट्टो ही पूछा जाता है, मतलब घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी बात। अगर आप ये लोग इसे 10 बार 12 बार देख लेते हैं तो डिट्टो ही प्रश्न पूछा जाता है और आपको एक भी प्रश्न का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे आसान विषय है यह। तो धारा 9 में बताया गया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए ने बी को बदनाम करने का सबूत दिया। ए ने बी को क्या किया, बदनाम करने का आपको सबूत दिया। मान लीजिए ए ने बी को बदनाम किया। बी ने क्या किया कि इस बात की व्याख्या की कि बी ने बताया कि ए से उनका पुराना विवाद चल रहा है और इसका उन्होंने सबूत दे दिया कि मेरा पुराना विवाद चल रहा था और इसका उन्होंने ये सबूत दे दिया। तो उन्होंने ये इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि इस कारण से वो उसे बदनाम कर रहा है। तो यही बात हो गई स्पष्टीकरण की। विवादक तथ्यों पर स्पष्टीकरण ही दिया जाता है। उसके बाद अब पुनर्स्थापना अर्थात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए ए ने बी को मारा और ए ने बी को मारा और किसी ने कहा कि ए को भागते हुए उन्होंने देखा। तो उन्होंने पुनर्स्थापना के इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ ए ने ही बी को मारा है, क्योंकि ए ने बी को मारा और ए को उन्होंने ट्रेन से भागते हुए देखा था। तो ये पुनर्स्थापना हो गई। अब बात करते हैं अन्यतता की अर्थात आइडेंटिटी की, मतलब किसी की पहचान की। तो आइडेंटिटी मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी का सर मुड़ा हुआ था अर्थात वो टकला था, ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि उसकी जो हाथ की जो उंगलियां थी वो 6 थी, ये भी कह सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हो सकता है। उसके बाद समय के बारे में बताया गया, स्थान के बारे में बताया गया, पक्षकार के संबंध के बारे में बताया गया। तो ये सब सारी चीज़ों की जो परिभाषा है वो धारा 9 में दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है नक्शा नज़री की जो परिभाषा है वो कहाँ है। हम लोग घटनास्थल की जो नक्शा नज़री बनाते हैं कि किधर से कौन सा रोड जा रहा है, क्या है, नहीं है, पहचान चित्र वगैरह, तो इसी को नक्शा नज़री कहते हैं। तो नक्शा नज़री अर्थात घटना का स्पष्टीकरण जो बनाते हैं उसकी कहाँ पर व्याख्या की गई है, तो धारा 9 में। अगला है शिनाख्त परेड अर्थात पहचान परेड। आप लोग पुराने फिल्मों में देखते होंगे कि 10-12 लोग को जमा करते थे, उनमें से पहचानने के लिए पीड़ित या पीड़िता को पहचानने के लिए कहता था कि बताओ किसने ये अपराध किया है। तो वही एक प्रकार का शिनाख्त परेड अर्थात पहचान परेड है। शिनाख्त परेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पहचान परेड कहते हैं। इनकी व्याख्या कितनी में है, तो धारा 9 के बी में। 9 के ए में आपका नक्शा नज़री है और 9 के बी में आपका शिनाख्त परेड है अर्थात पहचान परेड। जब हम लोग व्यक्तियों की पहचान करते हैं तो हम लोग कुल 10 व्यक्ति रखते हैं, जिसमें से 1 दोषी रहेगा और 9 निर्दोष रहेगा। फिर पहचान करने के लिए किया जाएगा तो व्यक्ति की संख्या क्या होगी, 1:9 में। लेकिन अगर कोई वही वस्तु की बात करी जाए तो वस्तु के जो अनुपात होगा टोटल वो 5 होगा, 1:4 में। 1 सही वस्तु होगी या 5 डुप्लीकेट वस्तु होगी या अन्य कोई वस्तु होगी। और याद रखिएगा हमेशा पहचान परेड किसके समक्ष किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 10। धारा 10 में याद रखिएगा, सीधा सा याद रखिएगा कि षड्यंत्र के बारे में कहा गया है। आपका सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि षड्यंत्र के बारे में या षड्यंत्र अगर हो रहा है तो कितने में किया गया। तो याद रखिएगा सीधा सा संबंध है कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। तो षड्यंत्र क्या होती है? जब दो या दो से अधिक, याद रखिएगा षड्यंत्र करना है तो दो व्यक्ति कम से कम होंगे ही, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वही षड्यंत्र आपका हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई सेक्शन है ही नहीं। अन्यत्र होने का अभिवाक, प्ली ऑफ एलिबाई, आपका जो डायरेक्टर असेसमेंट होगा उसमें ये एडीजे साहब जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी इस धारा को पूछते हैं। धारा 11 अन्यत्र होने का अभिवाक, इसी को हम लोग प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। एलिबाई ने ही इस सिद्धांत को दिया था, इसीलिए क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबाई। तो वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं? मैं एक परिभाषा से समझा देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए राम पर किसी ने आरोप लगाया कि राम ने इस व्यक्ति का मर्डर किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। राम ने दिल्ली में किसी व्यक्ति का मर्डर किया था, लेकिन राम इस बात का सबूत दे देता है कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ है वो उस दिन अमेरिका में था, दुबई में था या कहीं और था, या वो ऐसे स्थान पे था कि जहाँ से आकर मर्डर करना उसके लिए संभव नहीं था, जिस जगह वो वर्तमान में उपस्थित है। तो इसी को बोलते हैं अन्यत्र होने का अभिवाक, मतलब घटना स्थल पर मौजूद नहीं होना। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग समझ गए हैं उम्मीद है, कि मतलब कि किसी ने इस पर आरोप लगाया लेकिन वो इस बात का सबूत देता है कि वो उस समय वहाँ नहीं था। इसी को बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, अर्थात अन्यत्र होने का अभिवाक। तो प्ली ऑफ एलिबाई का सीधा संबंध अभियुक्त से होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप पर किसी ने आरोप लगा दिया कि आपने चोरी की है या मर्डर किया है, तो आपको ही इस बात का सबूत देना होगा कि आप उस समय उस घटनास्थल पर नहीं थे, अर्थात अभियुक्त पर ही सीधा सबूत का भार होता है कि आप उस जगह वहाँ पर नहीं थे। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 17। धारा 17 में बात की गई है संस्वीकृति अर्थात स्वीकृति की परिभाषा के बारे में बताया गया। संस्वीकृति की भी बात की गई है, लेकिन परिभाषा किसकी है? तो स्वीकृति की। धारा 17 से 21 तक में स्वीकृति, 17 से 23 तक में स्वीकृति एवं धारा 31 में भी की गई है। धारा 17 से 23 तक एवं धारा 31 में स्वीकृति के बारे में बताया गया है। तो स्वीकृति कैसे हो सकती है? तो याद रखिएगा, स्वीकृति दो प्रकार से होती है, या तो मौखिक हो सकती है या दस्तावेजी हो सकती है। या तो मौखिक रूप से स्वीकृति कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट दे के कह सकते हैं कि यह मेरा ज़मीन है, या किसी तरह या कोई बात आप कबूल कर सकते हैं। तो संस्वीकृति भी दो प्रकार से होती है, मौखिक होती है या लिखित होती है। ये सिविल मामलों में भी होती है और आपराधिक मामलों में भी होती है। और याद रखिएगा कि संस्वीकृति कौन कर सकता है? तो वाद के पक्षकार द्वारा, जो वाद लाते हैं वो पक्षकार भी संस्वीकृति कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में, आपराधिक जो मामला होता है उसमें अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति की जा सकती है। मान लीजिए कोई आपराधिक मामला चल रहा, अभियुक्त खुद स्वीकार कर लेता है हाँ मैंने मर्डर किया है, तो यही संस्वीकृति हो जाएगी उसकी। तो याद रखिएगा संस्वीकृति जो होती है, ये जो संस्वीकृति है, संस्वीकृति ये दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है न्यायिक संस्वीकृति और एक होती है न्यायिकतर संस्वीकृति। बहुत बार पूछा जाता है। एक होती है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जो भी कन्फेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है, तो संस्वीकृति जो होती है ये दो प्रकार से होती है। एक आपकी होती है न्यायिक संस्वीकृति, एक होती है न्यायिकतर संस्वीकृति अर्थात जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आप अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को स्वीकार कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यायिक संस्वीकृति। लेकिन मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अगर संस्वीकृति की जाती है तो वह न्यायिकतर अर्थात एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाती है। तो न्यायिक संस्वीकृति को हम लोग औपचारिक संस्वीकृति करते हैं। जैसे हम लोग CRPC 164 का जब हम लोग बयान लेते हैं, बयान जो मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, ये न्यायिक संस्वीकृति होती है। मान लीजिए कोई महिला अगर बयान देती है कि हम इसी लड़का के साथ रहना चाहते हैं, या इन्होंने मेरे साथ कोई क्राइम किया है, या मेरे साथ कोई अपराध किया, या ये लड़का मेरे साथ इस तरह से सलूक किया है, कोई भी तरह की अगर बयान होती है न्यायालय के समक्ष अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वो क्या होती है? न्यायिक संस्वीकृति होती है। तो न्यायिक संस्वीकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? औपचारिक संस्वीकृति। अनौपचारिक संस्वीकृति क्या होती है? जब आप मजिस्ट्रेट के अलावा कहीं भी अगर आप स्वीकृति करते हैं तो वो क्या होती है? न्यायिकतर होती है। तो आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24। धारा 24 कहा गया उत्प्रेरणा या फुसलाना या धमकी या वचन या वादा द्वारा अगर किसी से आप संस्वीकृति कहलाते हैं तो वे संस्वीकृति मान्य नहीं होगी अर्थात विसंगत हो जाएगी।
इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हैं या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आपको गुनाह कबूल करना ही होगा, इस तरह से अगर आप किसी से संस्वीकृति ले रहे हैं तो याद रखिएगा वो हमेशा मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो धारा 24 में क्या कहा गया है कि धमकी देकर, उत्प्रेरणा देकर, वचन देकर अगर संस्वीकृति लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। अब धारा हम लोग देखेंगे 26। धारा 26 में कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी के भी समक्ष गिरफ्तारी साबित की जा सकेगी मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में। अर्थात 26 में कहा गया है, 26 और 25 में दोनों एक साथ पढ़ा देना चाहता हूँ। ये सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को 25 बता देना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैंने 25 इम्पोर्टेंट है, यहाँ धारा 25 लिखा हुआ, इसको पहले समझिए। पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति साबित न किया जाना। आप लोग बहुत सारा फिल्म देखे होंगे या कहीं सुने होंगे कि पुलिस के सामने अगर कोई संस्वीकृति कर लेता है तो वो संस्वीकृति मान्य नहीं होता, अर्थात कोर्ट उसे नहीं मानता है। आप लोग इधर तो फिल्म देखे होंगे, अजय देवगन का जो आया हुआ था दृश्यम मूवी आप लोग देखे होंगे। तो उसमें जब संस्वीकृति करवाई जाती है तो वो संस्वीकृति जब कर लेता है तो वो संस्वीकृति मान्य नहीं होता है, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर पुलिस अगर अपने कस्टडी में, पुलिस अगर कस्टडी में रखकर किसी से संस्वीकृति करवाती है तो वो संस्वीकृति न्यायालय मान्य नहीं लेता है, न्यायालय में मान्य नहीं होता है। अब हम लोग धारा देखेंगे 26। धारा 26 में क्या कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई अपना गवाह कबूल करता है तो वो मान्य हो जाएगा, लेकिन कब? जब वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब उपस्थित हों तब। धारा 25 में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में ली गई संस्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं होगी। 26 में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में ली गई संस्वीकृति मान्य होगी लेकिन मजिस्ट्रेट साहब उपस्थित रहेंगे तब। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब धारा 27 के बारे में बताया गया, आप लोग समझिएगा कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। याद रखिएगा, जो धारा 27 है वो 25 एवं 26 का ये विपरीत है। अर्थात अगर पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति मान्य हो जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब नहीं रहेंगे तो भी मान्य हो जाएगी, धारा 27 में कहा गया है। देखिए, धारा 25 में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई अपना गुनाह कबूल करता है तो वो न्यायालय में मान्य नहीं होगा। 26 में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई अपना गुनाह कबूल करता है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तो वो मान्य हो जाएगा। 27 में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई अभियुक्त अपना गुनाह कबूल करता है तो वह मान्य हो जाएगा, मजिस्ट्रेट चाहे रहे चाहे ना रहे। लेकिन ये कब होगा तो समझिएगा, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। मान लीजिए राम ने किसी का मर्डर कर दिया और जब पुलिस इसे पकड़कर जेल लेके आती है और उससे जब पूछती है, कस्टडी में पूछती है कि बता तुमने ये मर्डर किया है, और वो कहता है कि हाँ हमने मर्डर किया है, तो उसने कहा कि हाँ मैंने मर्डर किया है और वो इसका सबूत देता है। अर्थात वो कहता है कि मैंने जिस चाकू से मारा था वो चाकू मेरे अलमारी में रखा हुआ है, या जिस रस्सी से मैंने उसका गला दबाया था, मतलब अर्थात वो सबूत कुछ न कुछ दे रहा है, तो न्यायालय इस चीज़ को मानेगी कि राम ने ही मर्डर किया है। तो इसीलिए यहाँ कहा कितनी साबित की जा सकेगी, कितनी बात साबित होगी, यही बात कहा गया है 27 में। ये 25 और 26 से क्या है, ये विपरीत है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को कन्फेस कर रहा है और उसका सबूत भी दे रहा है तो पुलिस अभिरक्षा में ही क्यों ना हो, ये बात न्यायालय में मान्य होगी। 27 आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं 28 धारा 28 में कहा गया कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव दूर हो जाने के बाद की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी। मतलब ये 24 का उल्टा है। 24 में कहा गया कि ना ही आप किसी को धमकी दे सकते हैं, ना ही उत्प्रेरणा दे सकते हैं, ना ही वचन दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी से कन्फेशन करवा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से मान लीजिए वो किसी के प्रेशर में नहीं है, ना ही किसी को धमकी, ना ही किसी से वचन किया, इस तरह से अगर वो संस्वीकृति कर रहा है किसी भी चीज़ का तो वो मान्य हो जाएगा। क्योंकि वही बात तो वो न्यायालय में भी अपना मान ही लेगा, क्योंकि वो अपने मन से बोल रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो न्यायालय में बोलेगा हाँ मैंने मर्डर किया है। लेकिन कोई धमकी वगैरह ना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 24 का विपरीत क्या है तो 28 है। अब हम लोग देखेंगे धारा 29।
धारा 29 में क्या कहा गया कि अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन के कारण विसंगत न हो जाना। मान लीजिए गुप्त रखने का मैंने आपने किसी से वचन दिया या आपने अभी से मिसकंसेप्ट किया, प्रवचना किया या शराब पिला दिया, इस तरह से कोई भी चीज़ आपने उसके साथ की। मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति था, आपने इनसे वादा, श्याम मान लीजिए, श्याम ने राम से वादा किया कि ठीक है तुम बताओ कि तुमने मर्डर किया था कि नहीं, तो मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, गुप्त रखूँगा। या आपने उसे कोई नशीली दवाई वगैरह दे दी और इस चीज़ों में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मान लीजिए इन्होंने, राम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने बता दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया था, चाकू यहाँ रखा था, ये चीज़ यहाँ है। तो अगर आप वादा करते हैं या गुप्त रखने का वचन देते हैं, फिर अगर कोई व्यक्ति अपना कन्फेशन कर लेता है तो ये सुसंगत हो जाएगा, ये इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। तो यही बात आप लोग याद रखिएगा कि धारा 29 में क्या कहा गया है कि आपने गुप्त रखने का वचन दे दिया था कि नहीं बताएंगे, तुम मुझे बता दो। और उन्होंने बता दिया, मान लीजिए उसने चोरी किया था और आपने उनसे वादा किया कि बताओ चोरी किए थे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो राम ने मान लीजिए बता दिया हाँ मैंने चोरी किया था, ये सामान यहाँ रखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, ये सुसंगत हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब धारा 22 का क और हम लोग 23 देख लेते हैं। धारा 22 में कहा गया है कि दस्तावेज की जो अंतर वस्तु के बारे में मौखिक संस्कृतियाँ कब सुसंगत होगी। मौखिक, मान लीजिए दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि दस्तावेज मान लीजिए पेश करने के लिए क्या, लेकिन आपके पास नहीं है, तब आप मौखिक संस्कृतियाँ कब सुसंगत हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल कोई कॉपी थी लेकिन आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है, तो आपने सेकेंडरी कॉपी दिया, मतलब जीरोक्स कॉपी दिया, और उसके विषय में आपने अगर बताया कि हाँ ये ओरिजिनल है, मान लीजिए आप ही ने इशू किया और आपने बोला कि हाँ ये ओरिजिनल किसी और व्यक्ति को इशू किया और वो व्यक्ति आपको डुप्लीकेट, मतलब कि उसका फोटो कॉपी दे रहा है और आप कह रहे हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है, मैंने ही इशू किया है, मेरा ही मोहर वगैरह था, तो ये क्या हो जाएगी, मौखिक संस्कृति यहाँ पर मान्य हो जाएगी। उसी तरह से 22 के क में ये बाद में जोड़ा गया है। जितने भी क ख ग लगा रहे तो याद रखें हमेशा वो बाद में जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के विषय में के बारे में मौखिक संस्कृतियाँ कब सुसंगत होगी, तो यहाँ दस्तावेज के बारे में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कहा गया, यही अंतर है सिर्फ। अब हम लोग देखेंगे धारा 23 में कहा गया है सिविल मामलों की संस्कृतियाँ कब सुसंगत होगी। सिविल मामले में भी अगर कोई संस्कृति कर रहा है तो वो कब वो सुसंगत हो जाएगी, इसके विषय में बताया गया है धारा 23 के विषय में। मान लीजिए कोई एविडेंस नहीं दे रहा है, क्रिमिनल एविडेंस नहीं दे रहा है, तो अगर लेकिन वो संस्कृति कर रहा है सिविल मामलों में, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सुसंगत हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होते होते मैं सारे विषय को पढ़ा दूंगा और इस अनुसार इतना ज़रूर पढ़ा दूंगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा और आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी समय निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है, थाना में बहुत सारे काम रहते हैं, रात के 1 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ जब मुझे समय मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।